नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं और जो ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा रही हैं उनका भरपूर लाभ ले रहे होंगे। देखिए, हम कर रहे थे पार्ट 6 साइकिल की सवारी। साइकिल की सवारी पार्ट एक हास्यमय कथा थी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इस हास्यमय कथा ने हमें हंसाया भी और कुछ नया सिखाया भी। अब इस सीखने में और हंसाने के बीच में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमने क्लियर नहीं किए हैं। पाठ बोध के जो प्रश्न थे, मौखिक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उनको करने के बाद अब बारी आती है व्याकरण बोध के प्रश्नों को करने की। अब देखिए, व्याकरण बोध के प्रश्न इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि जो लिटरेचर है उसमें ग्रामर का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। विदाउट ग्रामर, बिना व्याकरण के कुछ नहीं है। जब तक आपको व्याकरण नहीं आएगी तब तक आप सही तरीके से लिख पढ़ और बोल नहीं सकते। बताया है व्याकरण क्या है। व्याकरण एक वो शुद्ध ज्ञान है, वो एक शुद्ध शास्त्र है जिसके द्वारा आप शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सीखते हैं। हम कहाँ पर कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं गलत, ये सब हमें कौन सिखाता है? व्याकरण। इसलिए हर पाठ के साथ व्याकरण बोध के कुछ प्रश्नों को दिया जाता है ताकि आप उन प्रश्नों को करके, उन टॉपिक्स को समझकर पाठ के साथ साथ ही अपने ग्रामर को इम्प्रूव कर सकें, अपने व्याकरण के ज्ञान को बढ़ा सकें। तो देखिए, इसमें जो व्याकरण बोध का टॉपिक है उसमें पहला जो टॉपिक है वो है मुहावरे। अब आप पूछेंगे मुहावरे क्या होते हैं? तो देखिए बच्चों, मुहावरे वाक्यों के अंश होते हैं। बताती हूँ आपको वाक्यांश क्या होते हैं। देखिए, हिंदी और संस्कृत में दो चीजें होती हैं, वाक्यांश और शब्दांश। अब ये शब्दांश और वाक्यांश क्या है? देखिए, वाक्यांश यानी वाक्य प्लस अंश, शब्दांश अर्थात शब्द प्लस अंश। वाक्यांश होते हैं मुहावरे व लोकोक्तियां। देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियां क्यों? क्योंकि ये दोनों वाक्य के टुकड़े हैं। वाक्यांश यानी वाक्य का हिस्सा, वाक्य का भाग या वाक्य का टुकड़ा। तो ये मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों क्या होते हैं? वाक्यांश। अब आप पूछेंगे शब्दांश क्या होते हैं? तो शब्दांश होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। अब उपसर्ग और प्रत्यय कैसे? क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? शब्दों के अंश होते हैं। मुहावरे लोकोक्तियां में कुछ शब्द होते हैं और उपसर्ग और प्रत्यय में कुछ वर्ण होते हैं। तो जो वर्णों का संग्रह होता है उसे कहेंगे हम शब्द। अब शब्द है तो शब्द का हिस्सा अर्थात शब्दांश। और जब वाक्य की बात करेंगे तो मुहावरे लोकोक्तियों में क्या होता है? कुछ शब्दों के अंश, तो उन्हें क्या कहते हैं? शब्दांश। अब बात आती है मुहावरे की। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे वो वाक्यांश होते हैं, वो वाक्य के टुकड़े होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ को बताते हैं। अर्थात किसी भी सामान्य अर्थ की उपेक्षा करके अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर वो वाक्य में क्या लाते हैं? एक प्रभाव लाते हैं। अपने चीजों को प्रभावी बनाने के लिए लोग क्या करते हैं? व्याकरण के पाठ में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं ताकि उनकी जो बात है वो इफेक्टिव तरीके से असर करे। काफी अच्छा असर करती है जब हम मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करते हैं। अब देखिए, मुहावरे में पहला मुहावरा है गला भर आना। गला कब भरता है? जब कोई इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है तब गला भरता है। या कब गला भरता है? जब गला भरता है जब हम कुछ बहुत ज्यादा दुखी चीज देखते हैं, दुखी सिचुएशन देखते हैं, दुखी स्थिति देखते हैं, तब हमारा गला भर जाता है। लेकिन इसका सामान्य अर्थ क्या है? गला भराना का सामान्य अर्थ है गला पूरा भर जाना। जैसे हमने पानी पिया तो हमारा गला भर गया, पानी से गला सूखता है, पीने के बाद गला तर हो जाता है यानी प्यास बुझ जाती है। लेकिन गला भर जाना यानी गला पूरा फिल हो गया है। लेकिन यहाँ गला भराना मुहावरे के आधार पर एक विशिष्ट अर्थ देता है। जैसे जब मैंने किसी दुखद घटना के बारे में सुना, जब मैंने इस घटना के बारे में सुना, या जब हम कहते हैं कि जब मैंने किसी दुखी इंसान को देखा तो मेरा गला भर आया। किसी भूखे इंसान को भूख से बिलखते हुए देखा, किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी कंडीशन चलने फिरने की नहीं थी तो उसको देखकर, या फिर जैसे हम
अपने किसी बहुत प्रिय से मिलते हैं, जिसे हमने बहुत दिनों बाद मिले हैं, बहुत सालों बाद, या जिससे हम मिलने की बहुत इच्छा कर रहे थे और नहीं मिल पा रहे थे, फिर मिले हैं, तब क्या होता है, गला भर जाता है, रोने का मन करता है, अर्थात गला भर जाता है। अब देखिए दिल पसीजना। दिल पसीजना क्या होता है? दिल पसीजना यह का अर्थ होता है जैसे किसी भी चीज़ को देखकर, किसी सामने वाले को देखकर हमारे अंदर कुछ अलग फीलिंग्स हों। अभी बताया मैंने, किसी भूखे हुए इंसान को देखकर हमारा दिल पसीज जाता है, काश हम इसकी मदद कर पाते। किसी ऐसे बच्चे को देखकर जो पढ़ नहीं सकता लेकिन पढ़ना चाहता है, तो उसे देखकर हमारा दिल पसीज जाता है। दिल पसीजना सामान्य क्या होगा? दिल का पसीजना। पसीजना यानी मतलब जैसे पानी पानी हो, जैसे मतलब जैसे अंदर से कुछ पसीज जाता है। जैसे हमारे हाथ गर्मियों में गीले हो जाते हैं, देखा आपने, चौक होता है या कुछ भी होता है, किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं हम काफ़ी देर तक, तो हाथ खोलते हैं तो हाथों में पानी आ जाता है, वो होता है पसीजना। लेकिन यहाँ पर दिल पसीजने का अर्थ क्या लेंगे हम? विशिष्ट अर्थ, कि किसी की स्थिति को देखकर हमारा क्या हो जाता है? दिल पसीज जाता है। अब बारी आती है प्राण सूख जाना। प्राण सूख जाना यानी जो हमारे प्राण हैं, जो हमारा जीवन है, जो हमारी सांसें हैं, उनका सूख जाना, सामान्य अर्थ। लेकिन इसका विशिष्ट अर्थ क्या होगा? जैसे जब मैं जंगल में जा रहा था तो शेर को देखते ही मेरे प्राण सूख गए, यानी डर के मारे घबरा जाना, डर के मारे घबरा जाना, तब क्या होता है? प्राण सूख जाने वाली स्थिति होती है। इसका विशिष्ट अर्थ ये होगा डर के मारे घबरा जाना। फूले ना समाना, यानी किसी बहुत, फूले ना समाना का मतलब फूलना और उसके अंदर फिट नहीं होना, किसी चीज़ के अंदर फिट ना होना। फूले ना समाना का अर्थ तो ये होगा, लेकिन इसका विशिष्ट अर्थ क्या है? इसका विशिष्ट अर्थ होगा कि हम क्या कहेंगे, जैसे मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए जिन्हें देखकर मैं फूला नहीं समाया, मुझे किसी ने इतना ज़्यादा सम्मान दिया कि उस सम्मान को पाकर मैं फूला नहीं समाया, यानी बहुत खुश होना, अत्यधिक खुशी होना होगा इसका अर्थ, फूले ना समाना। अब बारी आती है खाली हाथ रह जाना। खाली हाथ रह जाने का मतलब ये हाथ नहीं, ये खाली रह गई, ये चौक है मेरे पास, इसको मैं रख देती हूँ तो मेरे हाथ क्या हो जाएंगे? खाली रह जाएंगे। लेकिन विशिष्ट अर्थ क्या होगा इसका? इसका विशिष्ट अर्थ होगा कि हाथों में कुछ ना रहना, हमारे पास कुछ ना होना। जैसे हमने खेती करवाई, किसानों ने खेती की, या हमने कोई ऐसा काम किया लेकिन वो पूरा काम खत्म हो गया, पूरा काम नष्ट हो गया, खराब हो गया। जैसे कि किसान ने खेती की और बारिश से या आंधी से, जैसे अब टिड्डियों का देखा है आपने, टिड्डी दल आ रहे हैं, टिड्डियों के दल पूरी की पूरी किसानों की फसलों को चौपट करके जा रहे हैं। किसानों की फसलों पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है टिड्डी दलों का कि जो स्प्रे हम करवाते हैं, कीटनाशक जो करवाते हैं, उनका उन टिड्डियों पर कोई असर नहीं हो रहा। सुना है ना आपने, आप पेपर में ही पढ़ रहे हो कि आज अफगानिस्तान में टिड्डी दल आया, पाकिस्तान में टिड्डी दल आया, दक्षिण अफ्रीका टिड्डी दल आ रहा है, लगातार हर 7-8 दिन में कोई टिड्डी दल आ रहा है, और वो इतनी संख्याओं में आता है। वैसे भी ये टाइम उनका प्रजनन का है, यानी वो इस टाइम प्रजनन क्षमता में विकसित होते हैं, तो उनकी काफ़ी संख्या हो जाती है और भी ज़्यादा, और वो हमारी हरी भरी फसलों को क्या कर देते हैं? एकदम नष्ट कर देते हैं। तो जब ऐसा होता है तो क्या होगा? किसान के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, उसका खाली हाथ रह जाएगा, चाहे टिड्डियों की वजह से या बारिश की वजह से या बाढ़ की वजह से या तूफान की वजह से या भूकंप की वजह से, किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से या किसी की वजह से किसी चीज़ का नष्ट होना, हमारे पास कुछ ना बचना, कहते हैं उसे खाली हाथ रह जाना। अब बारी आती है बच्चों चकमा देना। चकमा देना मतलब होता है किसी को चकमा देना। हम क्या कहेंगे? इसे बेवकूफ़ बनाना। जैसे एक चोर था, भाग रहा था, पुलिस वाले उसे पकड़ रहे थे, लेकिन मैं उन्हें चकमा देकर भाग गया। चकमा देकर यानी बेवकूफ़ बनाकर, चकमा देना यानी बेवकूफ़ बनाना। चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। ठीक है। अगर देखिए बच्चों, आंखें मल मल कर देखना, यानी किसी जब कोई बहुत ऐसी चीज हमारे सामने आई जिसमें हमें आश्चर्यचकित वाली बात, विस्मयादि बोधक सुना है ना आपने? ओ आह, आश्चर्य वाली बात, कोई आश्चर्य वाली चीज हमारे सामने हो, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, जिसे देखकर हम कहें ओ वाह, तो हम उसे बार बार आंखें मलना ऐसे करना, आंखों को ऐसे ऐसे मलना, फिर देखना, फिर मलना, फिर देखना कि वाकई में जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअल में है या सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है। तो आंखें मल मल कर देखना, यानी कोई ऐसी चीज़ को, ऐसी वस्तु, ऐसी स्थिति, ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्थान जिसे हमें बार बार देखकर क्या हो,
विश्वास ना हो कि वाकई में ऐसा है, तो ये हुए हमारे मुहावरे। अब बच्चों देखिए, मुहावरों के बाद अगला टॉपिक है हमारा लोकोक्तियों का। कौन सा टॉपिक है? लोकोक्तियों का। देखिए बच्चों, लोकोक्तियां। अब लोकोक्तियां क्या है? देखिए, आपको इस नाम से ही पता चल रहा है, शब्द के नाम से, लोक प्लस उक्ति, यानी लोकोक्ति, लोगों के द्वारा कही गई बातें। अब वो होती क्या है? जैसे हमारे बुजुर्ग जो हैं, हमसे बड़े जो हैं, उन्होंने अपने अनुभवों के द्वारा, उन्होंने अपने संचित अनुभवों के द्वारा जो बातें कही हैं, किसी चीज़ को देखकर जो बात उनके मुंह से निकली, वो होती है लोकोक्ति। ये लोक में प्रचलित होती है, लोगों के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित होती हैं। और देखिए, मुहावरे लोकोक्तियों में अंतर जो है वो क्या है? मुहावरे वाक्य में आगे पीछे बीच में कहीं भी लग सकते हैं, कि लोकोक्तियाँ सिर्फ वाक्य के अंत में लगती हैं, पहला। दूसरी बात, मुहावरे किसी क्षेत्र विशेष में बंधे हुए नहीं होते, लेकिन लोकोक्तियाँ क्षेत्र विशेष में बंधी होती हैं, क्योंकि वो लोगों के द्वारा कही गई बातें होती हैं। अब करते हैं हमारी पहली लोकोक्ति क्या है। देखिए, पहली लोकोक्ति है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अर्थात जैसे ही व्यक्ति ने अपना सिर मुड़ाया, जैसे ही उसने अपने बाल साफ करवाए, उसी वक्त ओले पड़ गए। समझ आ रही मेरी बात? देखिए, जैसे व्यक्ति ने क्या किया कि काम शुरू किया, और जैसे उसने अपना काम स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही मुसीबतों पे मुसीबतें आ गई, यानी वो अपना काम प्रॉपर वे में नहीं कर पाया। जैसे उसने अपना सिर मुड़ाया, वैसे ही ओले पड़ गए। यदि वो सिर नहीं मुड़ाता तो कम से कम बालों से उसके सर की रक्षा तो होती। ओले जब गिरते तो बाल उसकी रक्षा तो करते, लेकिन जैसे उसने सिर मुड़ाया, क्या हुआ? ओले पड़ गए। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? काम शुरू करते ही मुसीबत आना। क्लियर? चलिए अगली देखते हैं लोकोक्ति, बैल मेड़ ना चढ़ना। मेड़ क्या होती है? मेड़ होती है खेत, खेत होता है खेत, खेत के चारों तरफ हम बाउंड्री करते हैं, घर में करते हैं ना बाउंड्री, अपने अपने घरों के चारों तरफ बाउंड्री होती है। उस बाउंड्री को यदि खेत में की जाए तो उसे कहते हैं मेड़। क्या कहते हैं? मेड़। खेत की बाउंड्री को क्या बोलेंगे हम? मेड़। तो देखिए, बैल मेड़ ना चढ़ना, बैल कभी उस पर चढ़ता नहीं है, गाय तो सिर्फ हाथ जाती है, बैल नहीं उसे क्रॉस करता। तो देखिए, काम पूरे होने के आसार नजर न आना, ये कहावत लेखक की पत्नी ने लेखक से कब कही थी? जब लेखक ने कहा था कि मैं साइकिल चलाना सीखना चाहता हूँ और मैं चलाऊंगा और मैं सीखूंगा। तब लेखक की पत्नी ने कहा, ये देखते हैं बैल मेड़ चढ़ता है नहीं चढ़ता। अर्थात काम पूरे होने के आसार नजर न आना। लेखक की पत्नी को ये अंदाजा था कि वो साइकिल नहीं चला सकते इस उम्र में। अब देखिए अगला, आम के आम गुठलियों के दाम। देखिए, आम के आम, आम के तो हम आम खा लें, और फिर जो उसका कचरा निकलता है गुठलियां, उसके भी हमें दाम मिल जाए। यानी आम, हमने आम लाए, हमने आम खाए, तो हमने आम तो खा लिया, आम का पूरा स्वाद लिया, उसके बाद जो गुठलियां निकलती हैं कचरे की, उसके भी हमें दाम मिल गए। यानी क्या हुआ? दोहरा लाभ, डबल मुनाफा। कब कहा लेखक ने ये बात? लेखक ने ये बात जब कही, जब उसने देखा कि मैं यदि 20 रुपये में 10 दिन में साइकिल चलाना सीखूंगा तो 30 दिन में 60 रुपये होते हैं, तो एक बार मैं 20 रुपये दे के सीख लेता हूँ, फिर जब मैं लोगों को साइकिल चलाना सिखाऊंगा तो मेरे पास कितने पैसे आएंगे, तो मैं तो पैसे खर्च करूंगा ही करूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे कितना लाभ मिलेगा? डबल लाभ, वो भी 1-2 घंटे में। तो वो क्या हुआ? आम के आम मिले, साथ में गुठलियों के दाम मिले। ठीक है, अगला देखिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अदरक का स्वाद यानी अदरक का टेस्ट। बंदर ने अदरक खाई नहीं, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद की अदरक का टेस्ट कैसा है। तो देखिए, मूर्ख व्यक्ति कभी गुणों का महत्व नहीं समझता। महत्व क्या होता है? देखिए, गुण क्या होते हैं? अच्छी बातें। किसी इंसान में बहुत सारी काबिलियत होती है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो उनके गुणों की कदर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जानते नहीं गुण क्या होते हैं। यदि वो गुणों की परख जानते, कहते ना जोहरी जानता है हीरे की परख, हीरे को सिर्फ एक जोहरी पहचान सकता है, तो सिर्फ एक गुणवान व्यक्ति ही गुणों का महत्व जानता है, मूर्ख व्यक्ति गुणों का महत्व नहीं जानता। अगला देखिए बच्चों,
अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात जब समय निकल जाता है तब पछताने से कुछ नहीं होता। जब पछताने, जैसे लेखक ने हैंडल घुमाने वाली बात थी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, हैंडल नहीं घुमाया और गिर गए, उसके बाद सोच रहे कि काश मैं हैंडल घुमा लेता। अब घुमा लेता ये तो पहले की बात है, घुमाया नहीं इसलिए ये नौबत आई, यानी परेशानियां क्यों उठानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने उस टाइम सही निर्णय नहीं लिया था। तो सही निर्णय नहीं लिया तो बाद में उस निर्णय को लेने से क्या फायदा, जब चिड़िया पूरे खेत को चुग गई तब उस खेत की रखवाली करने से क्या फायदा। रखवाली करनी थी तो पहले करनी थी या फिर कुछ जो इंतजाम करने थे अपने खेत की सुरक्षा का वो पहले करने चाहिए थे। तब चिड़िया ने पूरा खेत ही चुग लिया, तब रखवाली करने से या कुछ सोचने से क्या मतलब है। अर्थात जब अवसर निकल जाता है तब पछताने से कोई फायदा नहीं होता। यदि आपको कोई निर्णय लेना है, कोई काम करना है तो सही समय पर कीजिए। सही समय पर यदि आप सही काम करेंगे तो उसका आपको सही फायदा भी मिलेगा, आप विकास भी करेंगे। और यदि आप सही समय पर सही काम नहीं करेंगे तो फिर वही बात है, आप पछताए वो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए अगला बच्चों, आ बैल मुझे माँ, आ बैल और मुझे माँ। अब बताइए, स्वयं मुसीबत मोल लेना, जैसे हम अपने आप ही अपनी मुसीबतों को अपने आप अपने पास बुलाएं कि आइए आइए मेरे पास आइए, कहते हैं ना, आ बैल मैं खड़ा हूँ, बैल आओ और मुझे मारो। बैल मुझे मारेगा तो मुझे फिजिकली नुकसान होगा ना, फिजिकली नुकसान, मेरे हाथ भी टूट सकता है, पैर भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बताओ। तो यहाँ पर क्या है, हम खुद अपनी मुसीबतों को बुला रहे हैं कि आई मुसीबतें आई और हमें मारिए। तो आ बैल मुझे मार, यानी स्वयं मुसीबतों को मोल लेना। आज की क्लास कंप्लीट। इस टॉपिक के बाद जो ग्रामर का टॉपिक है वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू बच्चों।